अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंच चुका है। इनमें 25 भारतीय हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को संभालने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह पहुंचे थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। इन ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को दिल्ली के गुरुद्वारे में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस संगठन के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं कि देश की राजधानी में आखिरकार क्या फैसला होता है। दिल्ली के फैसले से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का भविष्य तय होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में बीते कई दिनों से चली आ रही आंतरिक हलचल का आज समाधान होने की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया की अगुवाई में आलाकमान के साथ बैठक कर रहे हैं। वैसे तो बैठक के एजेंडे में यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विस्तार, निगम मंडल की लंबी सूची आदि शामिल है। इन सबसे ज्यादा ध्यान 2.5 साल के अघोषित फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए होने वाले निर्णय पर लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की आगामी रणनीति क्या होगी, किसे जिम्मेदारी मिलेगी, किसे सांत्वना, किसका कद बढ़ेगा और किसके पर कतरे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। मानसून सत्र के पहले दिन विश्वविख्यात पर्यावरणविद, पद्म विभूषण एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को सदन की गैलरी में माननीय सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सदन में प्रवेश करते वक्त उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और विधायकों द्वारा बहुगुणा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। टोक्यो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सूबे की शिवराज सरकार बड़ी तैयारी करने जा रही है। जिस तरह होशंगाबाद जिले के छोटे से गांव चांदौन में रहने वाले विवेक सागर ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, इसी के चलते अब अगले ओलंपिक समेत अन्य गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को शिवराज सरकार तराशने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार शहर से लेकर गाँव में रहने वाले छुपे हुए खिलाड़ियों को तलाशने जा रही है। चयनित खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी में ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अगस्त से प्रदेश भर में टैलेंट सर्च 2021 अभियान चलाया जाएगा। सरकार की ओर से प्रदेश भर में टैलेंटेड खिलाड़ियों को ढूंढने की जिम्मेदारी 3 विभागों को सौंपी गई है। अभियान में खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को लगाया गया है। इसके तहत लगभग 2500 बालक बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विभिन्न खेल अकादमियों एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की देखरेख में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 21 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। हालांकि विशेष मामलों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग भी शामिल होगा। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरी लहर के मद्देनजर मिल रही चेतावनियों पर अध्ययन कर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां कर रही है। इस पैनल में पीएमओ को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है, तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले कि बच्चों पर इस वायरस का कितना असर होगा, लेकिन वायरस के फैलने से बच्चों में खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि भारत में बच्चों के टीके अब तक नहीं लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद अब एक बार फिर लोगों का जीवन सामान्य होने की तरफ लौट रहा है। इसी क्रम में अब सरकार ने भी कुछ छूट देनी शुरू कर दी है। स्कूलों को लेकर अब भी सरकार ने थोड़ी ढील दी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं मंगलवार यानी 24 अगस्त से लगेंगी। हालांकि ये कक्षाएं 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में की जाएंगी।
कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, साथ ही कुछ नियम होंगे और अब स्कूलों में सुबह होने वाली असेंबली ग्राउंड में न होकर क्लासरूम में ही की जाएगी। साथ ही एक शिफ्ट के दौरान सिर्फ 50% ही छात्र कक्षा में बैठ सकेंगे। लंच पीरियड के दौरान बच्चों को क्लास से बाहर जाने की मनाही होगी, वो क्लास में ही लंच कर सकेंगे। ग्लोबल ऑर्डर में पहली बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं गुरुवार से प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही हैं। मालाबार नाम के इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गुआम स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पहुंच गए हैं। वैसे तो मालाबार एक्सरसाइज चारों देशों की एक सालाना एक्सरसाइज है, लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ये पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल के मुताबिक INS शिवालिक और INS कदमत, जो इन दिनों प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तैनाती के लिए गए हुए हैं, गुआम पहुंच गए हैं। इस दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ भारत के दोनों युद्धपोत युद्धाभ्यास करेंगे। कमांडर माधवाल के मुताबिक ये एक्सरसाइज समान सोच वाली नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान सामान्य समझ विकसित करने में मदद करेगी। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया। चंपावत के DM विनीत तोमर ने बताया, सड़क पर आया मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। अफसरों से कहा है कि वे ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करें। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि पहाड़ धीरे धीरे दरकना शुरू होता है और पूरा मलबा हाईवे पर आ जाता है। कुछ गाड़ियां और कई लोग मौजूद हैं। पहाड़ दरकता देख वो पीछे की ओर भागते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को 14 मुसाफिरों को लेकर नैनीताल जा रही एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। नैनीताल जोलीकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर वीरभट्टी पुल से सटी बलियानाला की एक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गया। ड्राइवर ने ठीक वक्त पर ब्रेक लगाकर बस को रोक लिया। मानसून के कारण उत्तराखंड के पौड़ी में जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे मार्ग बंद हो रहे हैं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है। ऑल वेदर रोड को भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की जीती जागती देन बताया। गणेश गोदियाल ने कहा, ऑल इंडिया वेदर रोड परियोजना में जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। प्रदेश की सड़कें निर्माण के कुछ महीने बाद भी धंस रही हैं। इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद कर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 52 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिस पर घेराव करने के बाद पुलिस ने रोका तो रोके जाने से नाराज शिक्षकों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके साथ शिक्षकों में नारेबाजी भी की गई। घंटों बाद पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों को इको गार्ड पार्क भेजा गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी, मानदेय नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई पर मजबूर होंगे। केंद्रांश नहीं मिला है। हम लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक केवल धरना करते हैं, अपनी मांगों को मांगते हैं, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे सैकड़ों शिक्षक अब तक के जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, सब बीमारी के अभाव से। कोई किसी को अटैक पड़ गया, कोई बीमार हो गया, किसी की अम्मा की तबीयत खराब, किसी की पिताजी की तबीयत खराब, कोई दवाई नहीं करा पा रहा है। अब हम लोग जो है केवल ऐसा लग रहा है कि अपनी जाके जान दे दें, ख़त्म कर दें। हम कह रहे हैं अगर सरकार को योजना नहीं चलानी है, सरकार हम लोगों को बता दे, हम लोग शांतिपूर्वक अपना अपना काम करें। 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी का 27 साल बर्बाद हो गया और हम लोग यहाँ के जहाँ खड़े हुए हैं। 52 महीना किसी विभाग में अगर पैसा एक माह का बकाया हो, अगर 100 रुपया दिहाड़ी मजदूरी वाले को ना दो, एक दिन का पैसा वो आफत कर देगा। हम लोगों का 52 महीने का पैसा बकाया, हम लोग क्या करें? कहाँ जाके गए? हम लोग आज आए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देने, क्योंकि अब तक के बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारा सब कहीं पे दे दिया। इसलिए
हम लोग जीपीओ पार्क में आए थे, सूचना थी पहले से वहाँ, और अब हम लोगों को यहाँ से वहाँ लिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इसको गार्डन लिए जा रहे हैं। आप लोग आज यहाँ आए कार्यालय, एसओ साहब मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे क्या, हमारे एसओ साहब हजरतगंज जो है, हेलो जल भाई, मांगे पूरी न होगी तो मार पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लेंगे, अब तक कि हम मरेंगे। अरे घुट घुट के मरना है, एक बार लड़के मर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक बीजेपी कार्यालय पर पथराव किया है। जी हां, वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राणे की गिरफ्तारी के लिए उद्धव पर राणे के बयान पर शिवसैनिक भड़क गए हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक बीजेपी कार्यालय पर पथराव किया है। पथराव से क्षतिग्रस्त हुआ है बीजेपी कार्यालय। मुंबई में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मुंबई में राणे का घर घेरने पर लाठीचार्ज भी हुआ। नारायण राणे ने दिया था सीएम उद्धव ठाकरे पर बयान। राज्य भर में शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, न सिर्फ मुंबई में जुहू बंगले पर शिव सैनिक पहुंचे राणे के, बल्कि चिपळूण और महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है इस बात को चलते, क्योंकि एक बयान दिया गया था, विवादित बयान जिसे कहा जा रहा है। नारायण राणे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिनकी वजह से रायगढ़ के महाड़ जब पहुंची थी यात्रा तो एक विवादित बयान दिया था, जिस पर अब राणे के खिलाफ 4 एफआईआर भी दर्ज हुई है। गिरफ्तारी की तैयारी है। उद्धव ठाकरे पर राणे के बयान पर शिवसैनिक भड़क गए। राणे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि नारायण राणे ने कहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपको बता दें, इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण। बीजेपी दफ्तर पर पथराव। मुंबई में राणे का घर घेरने पर पुलिस का लाठीचार्ज। नारायण राणे ने दिया था सीएम उद्धव ठाकरे पर बयान। वहीं मुंबई और चिपळूण में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नारायण राणे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब यह विस्फोटक रूप अख्तियार कर रही है। शिव सैनिकों का यह उग्र प्रदर्शन और अब ये विरोध हिंसा का रूप भी लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना प्रतापगढ़ बॉर्डर की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के लुकवासा में लिलवारा में रहने वाला रामकृष्ण प्रजापति रविवार को अपने घर से निकला और लौटकर वापस घर नहीं आया। परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो युवक का शव गांव के पास बने तालाब में तैरता मिला। रात के समय कच्ची पानी से भरी सड़क पर मृतक के शव को चारपाई पर रखकर टॉर्च और लाठियों के करीब 1 किलोमीटर दूर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण रास्ते में लाठियों से उन्हें देख कर लाया गया। जी, ये चौकी से करीब 5 किलोमीटर दूर का घटना स्थल था, जहां पर जाने के लिए काफ़ी कच्चे रास्ते थे। चूँकि शिवपुरी में पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित ज़्यादा है, तो इस वजह से रपटा पानी में डूबा हुआ था। करीब घुटने तक का पानी था, जिसमें हमें जाना पड़ा।
और चूँकि ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर और कीचड़ वगैरह था, तो हम भी अपनी व्यवस्थाओं से गए थे वहाँ पर। जी, वो उस घटना स्थल तक किसी भी प्रकार से गाड़ी से पहुँचने का कोई साधन नहीं था, तो उसको चारपाई पर हम जीप के पास तक लेके आए। हमने पानी में रपटा पार करवाया उसको, और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से, और फिर हम रात में उसको पीएम हाउस में ले गए थे। महोबा शहर कोतवाली के रायकोट मंदिर के पास शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने युवक से हाथापाई शुरू कर दी। बचाव के लिए घर से निकले परिजनों के साथ भी दबंगों ने मारपीट शुरू की। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट में कुछ अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर शहर कोतवाली पुलिस आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के रायसेन दीवानगंज के पास छोटे से गांव सेमरी में रहने वाली अंजना यादव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 फीट ऊंची माउंट यूमान पीक पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया था, जिसकी पूरे जिले में सराहना की जा रही है। अंजना यादव सोमवार को अपने घर सेमरी पहुंचने पर दीवानगंज चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने अपनी क्षेत्र की बेटी को प्रदेश का नाम रोशन करने पर पुलिस चौकी दीवानगंज में सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अंजना के पिता आजाद सिंह यादव सहित दीवानगंज चौकी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए अंजना ने बताया, जब मैं घर आई बहुत ज्यादा खुशी हुई। दीवानगंज चौकी प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने मेरा सम्मान किया। देश की और भी लड़की जो भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मैं अपने गांव में आई हूँ और यहाँ पे जो चौकी के सर हैं, सारे स्टाफ हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे सम्मान किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके कि नहीं, और भी देश की लड़कियाँ उन्हें भी वो भी ये सब करें और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 2 दिन के अंदर ही 2 बच्चे चोरी होने का मामला सामने आया था। पहला मामला बाकल थाना क्षेत्र का है, जहां से 3 माह का बच्चा चोरी हुआ था, जिसकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। वहीं शाम करीब 4 बजे के लगभग जिला अस्पताल से 3 दिन एक और नवजात बच्चा चोरी हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी मयंक अवस्थी ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर हर थानों को कड़ी जांच करने के आदेश दिए, जिसके बाद एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक संदिग्ध महिला स्लीमानाबाद थाना क्षेत्र के बताई गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों बच्चे सही सलामत हैं, जिन्हें एसपी मयंक अवस्थी ने बच्चे की मां गोमती कोल को देते हुए कुछ नए कपड़े व खिलौने भेंट कर बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमने सभी इनपुट्स को कंपाइल किया और जो मुखबिर की सूचना वगैरह प्राप्त करने के बाद हमने विभिन्न जगहों पर दबिश दी और महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर हमने चलती बस में से इस महिला को रोककर पूछताछ करके दोनों बच्चे उसकी कस्टडी से हमने दस्तयाब किए और उनका प्राथमिक वहाँ पे परीक्षण करवाया। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और उनको उनके परिजनों की जरूरत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 करोड़ का अतिक्रमण हटाने गई टीम से कांग्रेस नेता की झूमाझटकी हो गई। मामला छावनी लक्ष्मण तलैया घाटी के पास का है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग मंदिर की दीवार तोड़ने से आक्रोशित हो गए। इस दौरान कांग्रेस नेता वीर सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ का विरोध करने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए पीछे धकेला। इस दौरान कांग्रेस नेता और भड़ापुर थाना पुलिस के बीच झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने सभी को पीछे खदेड़ दिया और जेसीबी मशीन से मंदिर की दीवार को तोड़ दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 4-5 दिन पहले प्रशासन आया था, तो अपने उधर जो एक टीन शेड डला था और उसमें ये शील्ड कर गए थे एसडीएम प्रदीप तोमर और अनिल बनवारिया जी, और प्रशासन लेके आए। उस दिन इनने तोड़ा ताड़ी नहीं की थी। अब भाजपा के कहने पर और अपने नेताओं के कहने पर फिर दोबारा बदले की भावना में मंदिर पे तोड़ने के लिए आए। ये अभी कुछ दिन पहले हमने 741 सर्वे नंबर है ग्राम आऊ खाना कला का, तो उस पर ये गैरेज चला रहे थे जो है रईस खान, तो उस समय इसको मुक्त कराया था। तो आज इसको अतिक्रमण को बाउंड्री वाल को अंदर गैरेज वगैरह का तोड़ा गया। किसका अतिक्रमण? रईस खान का था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। पीड़ित बालक ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले
मुकेश तिवारी का पीड़ित के घर आना जाना है। देर शाम मुकेश बालक के घर पहुंचा और उसे नर्मदा दर्शन के बहाने अपने साथ ग्वारी घाट ले गया। वहां से वापस लौटते समय मुकेश अपनी बाइक मांडवा बस्ती की तरफ ले गया, जहां खाली पड़े पीएम आवास के मकानों में बालक को ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। जब बालक ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो मुकेश ने उसे थप्पड़ मारकर चुप कराने की कोशिश की और किसी तरह भाग निकला। बालक ने जब अपने माता पिता को पूरी घटना बताई तो फिर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। कहकर बच्चों को अपने साथ में बाइक पर बैठाकर लेके गया, ग्वारी घाट में नर्मदा जी के दर्शन कराए। उसके बाद उसको मांडवा बस्ती में आवास योजना के क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ में अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालक जब चिल्लाया तो आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और बालक को उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचाया। आरोपी वहां से मौके से भाग निकला था। इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के थाना डौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुलारा कला में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है, जहरीली शराब पीने से राधेश्याम अनिल और रामवीर गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इन चारों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। चारों मौतों से गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं उप जिलाधिकारी फतेहाबाद राजेश कुमार जायसवाल ने बताया, अभी मौत होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, जांच पड़ताल चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही 4 मौत होने का कारण स्पष्ट हो सकेगा। अगर मृतकों की मौत शराब से हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फर्जी तरीके से पेंशन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था, सड़क पर भीख मांगने वाली महिलाओं के जरिए पेंशनधारियों के खाते से पैसे निकालता था। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, ये आरोपी 14 ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। सील बागमारे ने योगेंद्र शर्मा की मृत नानी गायत्री शर्मा का जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक से बनवाकर प्रस्तुत कर दिया था और उनके नाम की 22,000 रुपये पेंशन प्रति माह निकाल रहा था। उसका साथी जीवन सिंह है, वो एक मिलती जुलती शकल की महिला को लेके आया था और बैंक में खड़ा करके उसने बैंक वालों को भी धोखा देकर जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवा लिया था। प्रकरण में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।